नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत के संवैधानिक ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध हमेशा से राजनीति, सिद्धांत, शक्ति और व्याख्या की तिकोनी लड़ाई का हिस्सा रहे हैं। संविधान ने एक संघीय ढांचा दिया, पर संरचना में कई ऐसे धुंधले कमरे भी छोड़ दिए जो समय समय पर सत्ता के झगड़ों में अदालतों तक खिंचते रहे। इसी लंबी यात्रा में राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशीय पीठ द्वारा दी गई राय एक निर्णायक मोड़ की तरह आई। मुख्य न्यायाधीश डी.आर. गवई अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में एक ऐसी पंक्ति लिख गए हैं जिससे भारतीय संघवाद का भूगोल बदल जाएगा। राज्यपालों की भूमिका, केंद्र की शक्ति, राज्यों की स्वायत्तता और विधायी प्रक्रिया, इन चारों की धुरी पर यह फैसला एक नए राजनीतिक युग का दरवाजा खोलता है। इसकी प्रतिध्वनि आने वाले वर्षों में हर उस राज्य में सुनाई देगी जहां गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच लड़ाई सिर्फ प्रशासनिक मतभेद नहीं बल्कि वैचारिक और राजनीतिक टकराव की तरफ फूटती है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें भारत के नवगठित संविधान के शुरुआती दिनों में वापस जाना पड़ता है। संविधान सभा की बहसों में राज्यपाल की भूमिका को बहुत हल्के, प्रतीकात्मक और सलाह आधारित पद के रूप में देखा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी स्पष्ट कहा था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के समानांतर बाधक शक्ति नहीं होंगे, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर एक नैतिक और संवैधानिक सूत्रधार की भूमिका निभाएंगे। लेकिन जो भूमिका कल्पना में थी वैसा व्यवहार कभी हुआ ही नहीं। स्वतंत्र भारत की राजनीति में राज्यपाल को पहले एक औपचारिक, फिर एक सक्रिय और अंततः एक अत्यधिक राजनीतिक विपन में बदल दिया। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि 3 स्पष्ट ऐतिहासिक दौरों में विकसित हुआ। पहला दौर 1950 से 1977 का था, जब देश में कांग्रेस का प्रभुत्व लगभग पूर्ण था। राज्यों में भी कांग्रेस का शासन था, इसलिए राज्यपालों की भूमिका अक्सर संतुलन, समन्वय और कभी कभार केंद्र के आदेशों का पालन भर रह गई। पर 1959 में केरल की ईएमएस नंबूदरीपास सरकार को बर्खास्त करने की घटना ने पहली बार यह दिखाया कि राज्यपाल की कलम यदि राजनीतिक हाथों में हो तो लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का औजार भी बन सकती है। इसी दौर में कई असेंबलियों को भंग करने और अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के मामले सामने आए। लेकिन लोकतांत्रिक बहसें अभी युवावस्था में थी और संस्थाएं इतनी मजबूत नहीं थी इस पर सीधा प्रतिरोध खड़ा हो सके। दूसरा दौर 1977 के बाद शुरू हुआ, जब इमरजेंसी के बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई और राज्यों में कांग्रेस। यही वह समय था जब राज्यपालों की भूमिका राजनीतिक प्रतिशोध के हथियार की तरह इस्तेमाल होने लगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कई राज्यों में गवर्नर का पद सत्ता संतुलन का खेल बन गया। इसी तनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में एस.आर. बोमई बनाम भारत सरकार में ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि राज्य सरकार का बहुमत सदन में सिद्ध होना चाहिए, राजभवन की चारदीवारी में नहीं। यह फैसला गवर्नर की मनमानी पर पहली बड़ी संवैधानिक रोक था, परंतु यह रोक भी पूरी नहीं थी, क्योंकि यह केवल अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग तक सीमित थी। राज्यपालों के बिलों पर निर्णय संबंधी शक्तियां अस्पष्ट ही रही। तीसरा दौर 2014 के बाद शुरू हुआ, जब केंद्र में भाजपा मजबूत बहुमत के साथ आई और राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने अपने गढ़ मजबूत कर लिए। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, लगभग हर गैर भाजपा शासित राज्य में गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच उस समय तनातनी खुलकर सामने आई। विश्वविद्यालयों की नियुक्तियां, पुलिस सुधार, शुल्क नियंत्रण, कर्ज माफी, राज्य सेवा आयोगों का गठन, विधानसभा विशेष सत्रों की अनुमति, इन सभी सवालों पर गवर्नर का हस्तक्षेप बढ़ता गया। यह हस्तक्षेप अब केवल राजनीतिक समस्या नहीं रह गया था, बल्कि संवैधानिक विवाद का विषय भी बन चुका था। इस पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु और पंजाब से कई याचिकाएं मिली, जिनमें कहा गया कि राज्यपाल जानबूझकर विधेयक रोक रहे हैं। अप्रैल 2024 में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत बिलों पर अनिश्चित काल तक चुप नहीं बैठ सकते, उन्हें उचित समय में निर्णय लेना ही होगा। उन्होंने यह भी माना कि अत्यधिक देरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। यह फैसला तमिलनाडु, पंजाब और केरल जैसी सरकारों के लिए राहत की तरह आया था। इसी फैसले ने केंद्र में चिंता पैदा की और राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत औपचारिक राय मांगी कि क्या कोर्ट राज्यपाल के विवेक पर समय सीमा लगा सकता है।
इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशी पीठ चीफ जस्टिस D.R. गवई, भावी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस P.S. नरसिम्हा और जस्टिस A.K. चंदूरकर ने यह निर्णय किया, जिसमें संघीय संरचना में एक गहरी रेखा खींच दी। इस राय का सार यह है कि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति को कोई समय सीमा देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। राज्यपाल बिल रोक सकते हैं, वापस भेज सकते हैं या राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और कोर्ट इससे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह कहा गया कि संविधान ने समय सीमा इसलिए नहीं रखी क्योंकि इन पदों का स्वभाव ही विवेकाधीन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं है। यह वाक्य संवैधानिक राजनीति को नए स्तर पर ले जाता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने डीम्ड असेंट यानी यदि गवर्नर समय पर फैसला न ले तो बिल स्वतः स्वीकृत मान लिया जाए की अवधारणा को भी खारिज कर दिया। इसके मायने बहुत बड़े हैं। पंजाब के 12 बिल, तमिलनाडु के 10, केरल के 8 और तेलंगाना व कर्नाटक के कई बिल वर्षों से रुके हुए थे। राज्य सरकारें मांग कर रही थी कि इतने लंबे समय के बाद बिल स्वतः स्वीकृत माना जाए। अब यह रास्ता बंद हो गया, यानी गवर्नर चुप रह सकते हैं और बिल रुका रह सकता है और विधानमंडल के पास इसका कोई समाधान नहीं है। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय न्यायिक समीक्षा से भी बाहर कर दिए गए। गवर्नर जब कोई बिल राष्ट्रपति को भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस पर कितना समय ले, निर्णय करे या निर्णय बिना दे, कोई न्यायिक हस्तक्षेप संभव नहीं। यह वह क्षेत्र है जिसने केंद्र सरकार को एक बड़ा पॉलिटिकल वीपन दे दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र की सलाह पर चलने वाले पद है और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी भी विपक्षी शासित राज्य में विधेयक रोकने के लिए किया जा सकता है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग करने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने खुद कहा है कि वह अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करके विधेयक को माना हुआ अनुमोदन नहीं दे सकती। यह एक तरह से न्यायपालिका द्वारा स्वयं के हाथ बांध लेने जैसा है। इस फैसले से अब कोई भी राज्य सरकार, चाहे वह 2/3 बहुमत वाली क्यों ना हो, अपने बिलों का कानून बनाने के लिए गवर्नर और राष्ट्रपति पर निर्भर रहेगी। यह फैसला संघवाद के लिए एक बड़ा झटका भी है और एक नई वास्तविकता भी। इससे राज्य विधानसभाओं की सर्वोच्चता और नीतिगत स्वतंत्रता कमजोर होगी। अब यदि कोई राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी, निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण, सरकारी नियुक्तियों में सुधार, पुलिस कानून में बदलाव, स्थानीय स्वशासन में सुधार, सामाजिक आर्थिक भत्ते, शुल्क नियंत्रण या कर ढांचे में संशोधन जैसे किसी भी बड़े सुधार का विधेयक लाती है तो गवर्नर चाहे तो उसे महीनों या वर्षों तक अटका सकते हैं और कोर्ट इस पर सिर्फ निर्णय लेने को कह सकता है। कब तक और क्या निर्णय, यह तय नहीं कर सकता। भारत के इतिहास में यह पहली बार नहीं है कि राज्यपाल की शक्ति को राजनीतिक विवाद के बीच संवैधानिक आशीर्वाद मिला है। 1980 और 1990 के बीच भी भूमि सुधार, शराब नियंत्रण, विश्वविद्यालय सुधार, आरक्षण नीति जैसे कई विधेयक राष्ट्रपति के पास वर्षों तक लंबित रहे, लेकिन तब राजनीतिक परिदृश्य आज जैसा विभाजित नहीं था। आज दक्षिण के लगभग सभी राज्य, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और अब कभी कभी महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य केंद्र की नीतियों और राजनीति से वैचारिक दूरी पर खड़े हैं। ऐसे में गवर्नर एक राजनीतिक फिल्टर की तरह काम कर सकेंगे। इस फैसले के आलोचक यह कह रहे हैं कि यह फैसला भारत को अर्ध एकात्मक बना देगा। संघीय ढांचे में जहां राज्यों को नीति निर्माण की स्वतंत्रता देनी चाहिए, वहीं इस फैसले से उनकी नीतियां गवर्नर और राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर हो जाएगी। संविधान सभा ने गवर्नर को गैर राजनीतिक पद के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन आज उनका इस्तेमाल राजनीतिक संतुलन बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री पहले ही सार्वजनिक मंचों पर यह कह चुके हैं कि गवर्नर राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया को अपंग बना रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की राय उन्हें एक तरह का संवैधानिक आवरण दे देती है। लेकिन इस फैसले का एक और पहलू है जो कम दिखाई देता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि देरी अत्यधिक और बिना कारण हो तो कोर्ट राज्यपाल को उचित समय में निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है। यह एक सूक्ष्म सुरक्षा है, पर इसकी उपयोगिता काफी सीमित है, क्योंकि उचित समय की कोई परिभाषा नहीं है। यह 1 महीने या 1 साल कुछ भी हो सकता है। राज्य सरकारों को हर बार कोर्ट जाना होगा और कोर्ट सिर्फ यह कह सकेगा निर्णय लीजिए, पर यह नहीं कि निर्णय मंजूरी का हो या अस्वीकृति का। यह संघवाद के भीतर न्यायपालिका की सीमित भूमिका का नया और स्पष्ट संकेत है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। इससे सबसे पहले यह कि गवर्नर का संवैधानिक प्रभाव
पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। राजनीतिक विवाद बढ़ेंगे, विधायी टकराव बढ़ेंगे और राज्यों को अपनी नीतियों को लागू करने के लिए बार बार केंद्र की मंजूरी का इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र राज्य संबंधों में यह एक बड़ा असंतुलन पैदा करेगा। जहां राज्य जनता के प्रति जवाबदेह हैं, वहीं गवर्नर और राष्ट्रपति किसी राज्य की जनता द्वारा चुने नहीं जाते। उनके निर्णय किसी राजनीतिक दंड या जनमत की कसौटी पर नहीं परखे जाते। ऐसे में यह विवाद लोकतांत्रिक जवाबदेही के सिद्धांत को भी चुनौती देता है, खासकर तब जब मुहाने पर बंगाल चुनाव है। बंगाल और असम के चुनाव में अगर इस विपन का प्रयोग किया गया तो सोचिए, क्या ममता बनर्जी किसी भी तरीके की 10,000 टाइप की योजना वहां ला सकती हैं? शायद नहीं। लेकिन इस फैसले से उत्पन्न सबसे बड़ा और लंबे समय के असर वाला यह है कि भारत में संघवाद की आत्मा, साझा शासन, साझी जिम्मेदारी और समान एकाधिकार एक कमजोर अवस्था में पहुंच जाएगी। राज्य सरकारों पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। केंद्र राज्य की विधायी शक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर सकेगा। यह फैसला आने वाले वर्षों में सबसे अधिक चर्चा का विषय बन सकता है। यह फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसने यह दिखा दिया है कि संविधान की किताब में लिखी पंक्तियां समय के साथ नए अर्थ ग्रहण कर लेती हैं। यह भारतीय राजनीति का वह मोड़ है जहां संवैधानिक प्रावधानों का राजनीतिक उपयोग पहले से कहीं अधिक संगठित और अधिक शक्तिशाली रूप ले चुका है। चीफ जस्टिस गवई की यह राय भारतीय संघवाद के इतिहास में हमेशा एक उन विशेष निर्णयों के रूप में दर्ज होगी जिसने शक्ति संतुलन को नए ढंग से व्याख्यायित किया। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्यों की सरकारें इस नए परिदृश्य में किस तरह अपनी नीतियां बनाती हैं और क्या संसद या राजनीतिक विमर्श इस स्थिति को संतुलित करने का कोई प्रयास करता भी है। कुल मिलाकर यह निर्णय भारत के संवैधानिक ढांचे का एक नया अध्याय है, जहां राज्यपाल की भूमिका पुनर्परिभाषित हुई है, राष्ट्रपति की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से विस्तार पा गई है और राज्यों की नीतिगत स्वतंत्रता पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। यह केंद्र राज्य राजनीति का नया भूगोल है जिसकी धार बहुत गहरी है और जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियां महसूस करेगी। अब इस फैसले का असर आने वाले चुनाव में और उन राज्यों पर कितना देखा जा सकता है जहां सत्ता लेने का, सत्ता हथियाने का कुछ अलग पैमाना तय किया जाता हो। जय हिंद, जय भारत।